मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन के खदशे के साथ साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया से टकराव की सूरत हाल में शिद्दत आती जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के साथ मामलात भी मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। आज पाक फौज के तर्जुमान ने अदलिया को 9 मई के मुल्जिमान, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देने का जिम्मेदार ठहराया है और नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बातें की हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अज़म इस्तेहकाम, बनू वाक़े और डिजिटल दहशतगर्दी जैसे वाक़यात पर पाक फौज का मौक़िफ़ सामने रखा। वाज़ेह है कि बनू में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ ताजिर बरादरी की कॉल पर जुमे के दिन 19 जुलाई को मार्च किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए थे, मगर मार्च के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया और भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़ौजी एहलकारों ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की है, जबकि वफाकी हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमन मार्च में PTI के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में भगदड़ मची और इंतशार फैला। जबकि सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक यह एहतजाज पैरिटी ग्रेड पर पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया था, लेकिन बाद में एहतजाज के शुरका ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना शुरू कर दिया और वहाँ कुछ शरपसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के डिपो पर न सिर्फ पथराव किया बल्कि छोटे हथियारों से फायरिंग भी की और फिर वहां पर तैनात पुलिस एहलकारों ने हालात पर काबू पाने और मुजाहिरीन को हसास इलाके से बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हो गए। इस बयान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनू वाक़े पर तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। DGISPR ने इस हवाले से फौज पर लगने वाले इल्ज़ाम का जवाब देते हुए वाक़े की फुटेज चलवाई और वाक़े की तफसीलात खुद बताई। 15 जुलाई को सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ और हमारी जो वहाँ फौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की और वो जो फायरिंग है, इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। इंतज़ामिया ने के साथ की बातचीत, उन्होंने कहा जी कि उसके कुछ कवायद ज़ाबित होते हैं, जब भी हम मार्च करते हैं कि यहाँ से चलेगा, ये होगा, रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो अनासर हैं वो उसमें शामिल हुए। ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे, उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग जख्मी हुए। कारती दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, वो एक दीवार की, उसको भी गिराया और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी। ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 79 लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकजी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। तो फौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है कि आप अगर फौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। DGISPR ने बनू वाक़े से मुतालिक मजीद कहा कि अगर शरपसंद आकर लोगों को मारते हैं तो उनको रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये नहीं समझ आता कि एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रही है, जबकि आपका अदालती निज़ाम 9 मई के मुल्जिमान, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। जो ATC कोर्ट्स हैं KP में टोटल 13 हैं और बलूचिस्तान में 9 हैं। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल में बलूचिस्तान में 10 और KPK में 14। जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। उसके बाद जो एहतजाज है, लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं
और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। फौज तो क्लियर भी कर रही है, एरियाज को कर चुकी है, होल्ड करती है। उसके बाद तो सूबाई हुकूमतों का इंतजामिया काम है उधर बिल्ड करे और ट्रांसफर करे। हम तो कई जगहों को कई बार क्लियर करके उनके हवाले कर चुके हैं। इफ यू डोंट बिल्ड दोज एंड इफ यू डोंट ट्रांसफर इट टू द पीपल, तो वहां पे दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे। फौज क्लियर करे, होल्ड करे, क्लियर करे, होल्ड करे, क्लियर करे, होल्ड करे। एंड इफ द आर्मी कीप्स ऑन डूइंग दैट, तो वहां के अवाम को फौज के खिलाफ भड़काना और उसके खिलाफ नफरत पैदा करना मजीद आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपना काम तो कर नहीं रहे, बिल्ड करने का, ट्रांसफर करने का, और तवज्जो इस तरफ नहीं जाएगी जो अपने काम करेंगे, और वो बयानिया बनाया जाता है। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बनू वाक़े की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बन रहा है। आप ये नहीं कह कर सकते कि एक सियासी जमात को टारगेट करें। बनू का हादसा हुआ, हमारे लोग भी गए, हमारी साथी भी वहां पे गए मरहम रखने के लिए। हमने क्या बात की? हमने यही बात की कि उस इंसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जो अभी बन रहा है, इंक्वायरी करें, सही तरीके से करें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक सियासी पार्टी को आप टारगेट करना चाहें, क्योंकि आप और ये मुस्लिम लीग नून और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा ये उन्होंने औजार बनाए, ये गलत कवानीन के साथ उसके पीछे पड़े हुए हैं। DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इलीगल स्पेक्ट्रम की बात की और कहा कि इस स्पेक्ट्रम की ज़रूरत एक सॉफ्ट स्टेट है, उसमें कोई नज़रियात नहीं है, सब पैसा है। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ व मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ व मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हो। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। देयर इज़ ए वेस्टेड इंटरेस्ट which doesn't want this to happen and they are making lot of money। इसमें कोई नजरियात नहीं है, ये सब पैसा है, और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है। अब वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दें कि जी बोलें अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ और बताएं कि ये मतनाज़ा है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ये आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह फील होता है, नज़र आता है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक इलीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है, और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, NCP व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का, करोड़ों का, अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, आर दे नॉट पार्ट ऑफ दिस इलीगल स्पेक्ट्रम? अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। स्मगलिंग, ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के 6 मुल्कों से बॉर्डर लगते हैं ना, बाकी मुल्कों के साथ तो वो सारे पासपोर्ट पे जाएंगे, जाते हैं, दे आर नॉर्मल बॉर्डर्स, वीज़ा सिस्टम है या नहीं है? तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं? इसको एक सॉफ्ट बॉर्डर रखा जाए, क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट करता है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रुपया खाली रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है। 50-60% इलीगल वो आपका तंबाकू, सिगरेट्स बिकते हैं, अरबों की उसमें, उसके अंदर इलीगल माफिया है। रीइन्विगरेट की हुई है नारकोटिक्स के ऊपर। सितंबर 2023 से हम कोई 1000 टन से ज़्यादा मनशियात गैर कानूनी पकड़ चुके हैं, लेकिन हाउ मच इज़ देयर विच इज़ कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, उसमें भी अरबों रुपया है। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज़ ए सॉफ्ट स्टेट। इसका जवाब देते हुए उमर अयूब ने सवाल उठाया कि क्या चारों सूबों के बॉर्डर्स पर पटवारी कलम दवात लेकर खड़े हैं। उमर अयूब ने स्मगलिंग के हवाले से मज़ीद सवाल उठाए। आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की, आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात, मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान, KP में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूकों से पाकिस्तान लाती है, एक ट्रक पे जो है
वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है, उसमें पहले आए, उसको टारगेट करें। आज की DGISPR ने बात की कि आपके इस इलीगल स्पेक्ट्रम में बेनामी अकाउंट्स के बारे में बात की, तो आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का, उससे जाके पूछे ना कि भाईजान वो मकसूद चपड़ासी था और 2-3 और भी ऐसे लोग थे जो फौत भी हो गए, इस दुनिया से चले गए, फालूदे वाला, पापड़ वाला, फलाने वाला, वो सारे इस दुनिया से चले भी गए। तो पहले आगाज तो उधर से जाए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस तो फलानों को पता है, जाके पूछे, क्वेश्चनर उधर सामने सवालनामा रखें और कहें कि जी वे बेनामी अकाउंट्स का आप हमें हिसाब दें। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी का तफसील से जिक्र किया और इस हवाले से इराक, शाम और लीबिया की मिसालें दी। ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज़ के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन, वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया, बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने, लीबिया है, सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। इसी तरह नफरतें फैलाई गई, इसी तरह मिसट्रस्ट फैलाया गया, इसी तरह उनकी फौज पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक किया गया, फिजिकली भी किया गया, जेन साजी जेनों के जरिए भी किया गया या नहीं किया गया। वो बड़े अमीर मुल्क थे, यहाँ से लोग वहाँ नौकरियां करने जाते थे, क्या बना उनका? आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। इसका जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा कि इराक, शाम और लीबिया में आमरीतें थीं, वो मुल्क टूटे इसीलिए कि वहाँ पर इज़हार राय की आज़ादी नहीं थी। आज जो इन्होंने डिजिटल टेररिज्म के बारे में बात की है और कहा कि जी लोग जो गलत बयानी करते हैं या नैरेटिव बनाते हैं, क्या अभी हम लोग जब सवाल करते हैं कि हमारे ऊपर ये कवानीन गलत तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या ये भी डिजिटल टेररिज्म है? अभी हम लोग क्या ये हक भी खो जाएं कि हमारे जो मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, जो आप सारे कैमरामैन और सारे के सारे आपके साथी रिपोर्टर्स बैठे हैं, आप बात करेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप भी डिजिटल टेररिस्ट हैं? ये नहीं हो सकता। मिसाल किसकी देते हैं? इराक की मिसाल देते हैं, सीरिया की मिसाल देते हैं, आपकी लीबिया की, जहां पे तो डिक्टेटरशिप्स थी। वो मुल्क टूटे इसीलिए कि वहां पे इजहार राय की आजादी नहीं थी, सोसाइटी रिप्रेस थी। या वो रोल मॉडल है तो फिर तो हालात ठीक नहीं होंगे बदकिस्मती से पाकिस्तान के। इसके अलावा उमर अयूब ने आज मजीद कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा हुकूमत की नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो डिलीवर नहीं कर पा रही है। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बात करता हूं कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट। ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें। लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी तो वो आपका तारण कर लेता या XYZ को वहां पे उठ के कर लेते। पर DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। वो रियासत का एक टूल है, एक औजार है, रियासत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आप समझे फेलियर है, उसने ISPR को धकेला कि वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।